हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है और जो मायोग्लोबिन होता है उनका स्ट्रक्चर एक जैसा सा होता है, इसलिए हम इन दोनों को एक वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर प्रोटीन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है रेड कलर का, और ये कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब जो रेड कलर होता है ब्लड का, वो किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना हो तो ब्लड या तो कलरलेस होगा या फिर कोई उसका कोई और ही कलर होगा। अब देखते हैं फंक्शन। जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम लंग्स या फिर गिल्स टू मसल्स, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स हो गए, उनके अंदर तो लंग्स होते हैं, और जो मछली यानी कि फिशेज होती हैं उनके अंदर गिल्स होता है। तो वहाँ पर लंग्स से यह ऑक्सीजन गैस को उठाता है और मसल्स में मायोग्लोबिन होता है उसके पास छोड़ कर रहता है। तो इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम लंग्स या फिर गिल्स टू मसल्स। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हीमोग्लोबिन कंटेन टू पार्ट्स। हीमोग्लोबिन में दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो हीम ग्रुप होता है और एक ग्लोबिन प्रोटीन। हीम ग्रुप क्या होता है? हीम ग्रुप में जब आयरन एटम पोरफायरिन रिंग के साथ बाइंड कर जाएगी तो उसको हम बोलते हैं हीम ग्रुप। हीम ग्रुप को हम प्रोस्थेटिक या फिर कोएंजाइम के नाम से भी जानते हैं। यह तो है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, और एक होता है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट क्या होता है? इसमें अमीनो एसिड की चेन पाई जाती है। देखो जैसे नाम में एक तो हीम है और एक ग्लोबिन है। ग्लोबिन में तो क्या होगा? प्रोटीन चेन होगी, और हीम में क्या होगा? हीम में आयरन और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो तो प्योर प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, उसमें सिर्फ अमीनो एसिड चेन पाई जाती हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है और प्रोटीनेशियस भी। जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको तो हम बोल देते हैं एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनेशियस होता है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक या फिर कोएंजाइम। जो प्रोस्थेटिक या फिर कोएंजाइम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अगर ये प्रेजेंट ना हो तो जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आता है ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट, यानी कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 सब यूनिट होती हैं, और हर एक सब यूनिट में एक तो हेम यूनिट होगी और एक ग्लोबिन प्रोटीन होगा। यानी कि देखो यहाँ ऊपर बनाई गई है, ऐसे करके 4 सब यूनिट होती हैं। अगर हम इस एक सब यूनिट को पकड़ेंगे तो बीच में तो होगी हेम यूनिट, और उसके साथ यह प्रोटीन चेन अटैच होगी। तो इस तरह जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 सब यूनिट होती है, ये चारों दिखाई गई है। बीच में होगा हेम यूनिट और साइड में ये प्रोटीन चेन होगी। अब क्या है, ये जो प्रोटीन चेन होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक तो अल्फ़ा होती है और एक बीटा होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें सिर्फ अमीनो एसिड का डिफरेंस होता है। जो प्रोटीन चेन होती है जो अल्फ़ा टाइप होती है उसमें तो 141 अमीनो एसिड होते हैं, और जो बीटा वाली प्रोटीन चेन होती है उसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। यानी कि जो ये 4 सब यूनिट दिखाई गई हैं इनमें से 2 तो होंगी अल्फ़ा और 2 होंगी बीटा। इस तरह जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या है, ईच प्रोटीन चेन हैज़ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर पार्ट, यानी कि जो प्रोटीन चेन होती हैं, प्रोटीन चेन में क्या होता है? पोलर पार्ट भी होते हैं और नॉन पोलर पार्ट भी होते हैं। अब जैसे यहाँ दिखाया गया था, बीच में तो होगी हेम यूनिट और यह बार होती है, ये प्रोटीन चेन होती है। इस प्रोटीन चेन के जो बार होगा ना, मतलब जो बार का सरफेस होगा,
ये जो प्रोटीन चेन है ये हेम यूनिट के अराउंड एक पॉकेट सी बना ले रखी है। जैसे मैंने तो यहाँ सर्कल करके दिखाया, लेकिन यह बीच में तो हेम यूनिट होती है और साइड में ये जो प्रोटीन चेन है ये एक पॉकेट सी बना देती है, यानी कि इसको एक सर्कल में बंद कर देती है। सर्कल क्या, उसमें स्पीयर में बंद कर देती है। तो जैसे हम वो बॉल देखते हैं, बॉल के अंदर तो हम हीम यूनिट को डाल दें, और जो बॉल का बाहर वाला सरफेस होता है वो तो पोलर होता है, और जो अंदर वाला होता है वो नॉन पोलर होता है। तो जो पोलर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब ये चारों सब यूनिट लिखी है हीमोग्लोबिन की। देखो सब में हीम ग्रुप तो प्रेजेंट है, ये तो कॉमन रहेगा। अब दो सब यूनिट में तो अल्फ़ा टाइप की प्रोटीन चेन होती है, और दो सब यूनिट में बीटा टाइप की होती है। इन दोनों में सिर्फ अमीनो एसिड का डिफरेंस है। अब जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 सब यूनिट प्रेजेंट है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। अब जो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होती है, ऑक्सीजन हीम यूनिट के साथ बाइंड होती है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी 2 फॉर्म होती है। नहीं, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, बीच में तो होता है आयरन एटम, +2 में प्रेजेंट होता है ये, और ये है पोरफायरिन लिगेंड। पोरफायरिन लिगेंड में क्या होता है, 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो यह टेट्राडेंटेट का काम करती है, यानी कि 4 नाइट्रोजन एटम के साथ ये बाइंड होगी। अब 4 तो हो गए नाइट्रोजन एटम, और ये क्या है, ये मैंने बताया था कि एक तो हेम यूनिट होगी और एक प्रोटीन की चेन होगी। ये ऊपर है प्रोटीन की चेन। प्रोटीन की चेन में जो वो लास्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है वो हिस्टिडीन होता है। ये कौन सा अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन। यह हिस्टिडीन अमीनो एसिड के साथ बाइंड करती है, और ये पीछे प्रोटीन चेन रह गई। ये प्रोटीन चेन ऐसे ही नहीं रह गई, इसके अराउंड क्या बताया था मैंने, एक पॉकेट सी बना लेगी। तो जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है वो बाइंड करता है इसके साथ, और हिस्टिडीन में भी है इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। इमिडाजोल रिंग का जो नाइट्रोजन है वो आयरन के साथ बाइंड करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। यहाँ नाइट्रोजन होता है, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यह रेजोनेंस में नहीं जाता है, इसलिए बाइंड करता है। ये तो है डीऑक्सीफॉर्म। डीऑक्सीफॉर्म में इसके पास कितने लिगेंड हो गए, 5। 4 तो नाइट्रोजन हो गई, और एक ये प्रोटीन चेन का हिस्टिडीन होगा। या इसकी जो ज्योमेट्री है वो होती है स्क्वायर बेस्ड, मतलब स्क्वायर पिरामिडल होती है, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टोर्टेड क्यों बोल रहे हैं हम देखेंगे अभी। जो आयरन है ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2 और हाई स्पिन में प्रेजेंट होता है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखें तो क्या आ जाएगी, T2G4 Eg2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो जो ये डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट में। T2G सेट, ओ सॉरी, नीचे तो T2G होता है और ऊपर Eg होता है। तो अब हम इन 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो देखो T2G सेट में तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऊपर 2 आ गए। अब ये जो पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है ये XY प्लेन में प्रेजेंट होती है, और XY प्लेन में क्या है, देखो ये dx² - y² ऑर्बिटल है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक dz² में प्रेजेंट है। अब क्या है, जैसे ये कंसिडर करो, ये जो मेरी हथेली है इसको XY प्लेन में कंसिडर करो आप, ठीक है। अब यहाँ तो ये 4 नाइट्रोजन हो गई, और बीच में एक होल होता है पोरफायरिन रिंग में, यहाँ आयरन को बैठना होता है। अब क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये जो रिंग प्रेजेंट है वो XY प्लेन में प्रेजेंट है। XY प्लेन में फिर 4 नाइट्रोजन भी है, इनके पास लोन पेयर भी है। तो जो इनके लोन पेयर और जो आयरन एटम है, आयरन का dx² - y² में जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर और इसका dx² - y² में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच में रिपल्शन हो जाती है। ये भी XY प्लेन में थी, ये भी XY प्लेन में। अब क्या होगा, आयरन और इन नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यह आयरन कैविटी में न रहकर थोड़ा ऊपर आ जाएगा,
अगर इस कॉपी को एक्स वाई प्लेन में कंसीडर करेंगे तो यह कॉपी के अंदर नहीं बैठेगा, थोड़ा है इससे ऊपर उठा रहेगा। कितना ऊपर उठा रहता है? 40 पिकोमीटर। लिखा तो था, कहाँ लिखा था, ये रहा। आयरन इज प्रेजेंट 40 पिकोमीटर अबोव फ्रॉम द प्लेन ऑफ रिंग, यानी कि यह कैविटी में नहीं रहता, थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल होती है। अब क्योंकि डीऑक्सी फॉर्म में यह हाई स्पिन में प्रेजेंट था, यानी कि यह पैरामैग्नेटिक होता है, और जो आयरन है वो प्लेन में न रहकर थोड़ा ऊपर रहता है कैविटी से। यहाँ बीच में कैविटी होती है पोरफायरिन रिंग के बीच में, सेंटर में। ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ पोरफायरिन रिंग एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन dx² - y² ऑर्बिटल, आयरन कैन नॉट फिट इनटू द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग। रिपल्शन के कारण आयरन थोड़ा ऊपर रहता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीफॉर्म। ऑक्सीफॉर्म में क्या है? ऑक्सीफॉर्म में सिर्फ हमने ऑक्सीजन अटैच कर दिया है। जब ऑक्सीजन अटैच ना हो उसको तो हम बोलते हैं डीऑक्सीफॉर्म या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म, और जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीफॉर्म। अब यहाँ ऑक्सीजन बाइंड हो गई है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ बाइंड होगी। जो ऑक्सीजन का बेंट होने का मतलब जो ऑक्सीजन का बाइंड होने का मैनर है वो बेंट मैनर है, यानी कि लीनियर वे में नहीं अटैच हुई। और इसका बेंट होने का क्या कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो इमिडाजोल रिंग है इसके पास ये जो हाइड्रोजन है और इसके लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए बेंट मैनर में अटैच होती है। और जो FeO बॉन्ड एंगल है वो होता है 130 डिग्री। अब ऑक्सीफॉर्म में क्या है? जो आयरन है वो लो स्पिन में चला जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही रहती है +2 लो स्पिन। अब जो ऑक्सीजन है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, लेकिन जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है सभी लिगेंड्स का मिलाकर, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप होंगे, लो स्पिन आएगा, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है T2G6। अगर हम इसको फिल करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? T2G में, यानी कि जो dx² - y² है अब यहाँ खाली है, तो कोई रिपल्शन नहीं होगी। रिपल्शन नहीं होगी तो जो आयरन है जो प्लेन से थोड़ा ऊपर था अब वो नीचे आ जाएगा। पहले तो ये आयरन एटम क्या था? रिपल्शन के कारण कैविटी से थोड़ा ऊपर था। अब क्या है? अब कोई रिपल्शन नहीं रहा, ऑक्सीजन होने के बाइंड या कैविटी में आ जाएगा, यानी कि जो प्लेन इसका है ना पोरफायरिन का, बिल्कुल इसके प्लेन में बीच में कैविटी है उसमें बैठ जाएगा। अब उसमें बैठने से क्या होगा? ये जो प्रोटीन चेन बाइंड है ये भी इसकी तरफ है, खींचेगी ना। अब ये नीचे आ गया तो प्रोटीन चेन भी नीचे आएगी। अब क्या है? ऑक्सीफॉर्म में सारे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है तो यह डायमैग्नेटिक होता है, और जो आयरन है उसका स्मॉल साइज यानी कि अब रिपल्सन नहीं रहा, वो अब कैविटी के अंदर बैठ गया, तो हम यही समझते हैं कि उसका जो साइज था वो छोटा हो गया है। अब मैंने क्या बोला था कि इसमें 4 हीम यूनिट है, तो यानी कि यह 4 O2 मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है एक साथ, ये मैंने ऊपर दिखाया गया है। हीमोग्लोबिन का तो एक मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर क्या है? 4 सब यूनिट प्रेजेंट है, और हर एक सब यूनिट एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकती है। इस तरह हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। यह रिएक्शन किसके अंदर होती है? लंग्स के अंदर होती है। लंग्स में क्या है? हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन उठा लेता है। अब हीमोग्लोबिन परमानेंटली तो बाइंड करता नहीं है उसको, कहीं तो छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा? मसल्स टिश्यूज़ के अंदर। मसल्स टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये हीमोग्लोबिन लाएगा हमें, ये ला कर देगा। अब मसल्स टिश्यूज़ में क्या होगा? ये जो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कैरी की है उसको यह छोड़ देगा। अब ये ऑक्सीजन उड़ती तो रहे नहीं कि इसको कोई लेने वाला होगा, वो कौन होगा? मायोग्लोबिन। तो ये रिएक्शन दोनों इम्पोर्टेंट हैं। मसल्स टिश्यूज़ के क्या अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देती है। अब मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल अटैच कर सकता है अपने साथ ऑक्सीजन का, तो यहाँ
4 मॉलिक्यूल चाहिए। हीमोग्लोबिन तो एक साथ 4 ले आया था, लेकिन मायोग्लोबिन तो एक बार में एक ही अटैच कर सकता है, इसलिए 4 मॉलिक्यूल चाहिए मायोग्लोबिन के। लगता है वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, कोई बात नहीं। अब पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक तो हमारे पास एसिडिक ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर कोई भी हो सकता है। अब अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। अगर आर की जगह कोई और एसिडिक ग्रुप आ जाए तो ये पूरा एसिडिक हो जाता है। अगर आर की जगह कोई बेसिक आ जाए तो 2 बेसिक ग्रुप होकर ये बेसिक। अगर एक एसिडिक ग्रुप रहे, एक बेसिक रहे तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इस तरह तो जनरल स्ट्रक्चर है। अब ये अमीनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, या ज्विट्रायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब क्या है, ये जो एसिडिक प्रोटॉन है और इसके पास लोन पेयर है, इस H पॉजिटिव को नाइट्रोजन ले लेगी, ये होती है ज्विट्रायन फॉर्म। यानी कि जो प्रोटीन चेन है उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कार्बोक्सिलेट और NH3 पॉजिटिव है। अब क्या है, 4 सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू साल्ट ब्रिजेज बिटवीन द 4। अब क्या है, हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट थी, वो एक साथ रहती हैं। उनका एक साथ रहने का क्या कारण है, साल्ट ब्रिजेज। अब साल्ट ब्रिजेज कैसे है, देखो ये साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है ना। अब ये क्या है, COO माइनस है। अगर इसके सामने कोई NH3 पॉजिटिव आ जाए तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, इसी को हम बोलते हैं साल्ट ब्रिजेज। तो पीछे वाले पेज पे देखो। अब ये जो 4 सब यूनिट थी, अब यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, मैंने बोला कि जो इसका बाहर वाला सरफेस होता है वहाँ वो पोलर होता है। पोलर किसकी वजह से होता है, पोलर वही है NH4 पॉजिटिव होगा, COO माइनस प्रेजेंट होगा। अब इसी तरह इसके साथ होगा, यहाँ भी NH4 पॉजिटिव होगा, COO माइनस होगा। तो अब क्या है, पोलर पोलर इंट्रैक्शन हो जाएगी इन सब यूनिट के बराबर में, मतलब बीच में। ऐसे इन चारों के बीच में क्या होता है, जो पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ, उनके बीच में साल्ट ब्रिज इंट्रैक्शन होती है। उसकी वजह से ये चारों सब यूनिट एक साथ रहती हैं, कभी अलग नहीं होती। अब तो यही लिखा है, साल्ट ब्रिज आर फाउंड मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द NH3 पॉजिटिव एंड COO माइनस ग्रुप प्रेजेंट ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन। Due to these interaction, a strain is induced in the hemoglobin molecule. अब क्या है, देखो ये चारों सब यूनिट एक साथ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब ये चारों एक साथ प्रेजेंट है, अब थोड़ा बहुत तो स्ट्रेन आएगा, मतलब ये एक ही जगह पर प्रेजेंट है, थोड़ी तो भीड़ लगेगी, इनको फील होएगा। और इतने साल्ट ब्रिज हों, इतने स्ट्रॉन्ग है, ये एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते, तो ये थोड़ी खिंची खिंची रहेंगी, स्ट्रेन रहेगा इस मॉलिक्यूल में। तो जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई उसको बोलते हैं डीऑक्सीफॉर्म, और इसी को बोलते हैं टेंस स्टेट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है कब तक रहती है, जब तक मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई है। तो जो डीऑक्सीफॉर्म बोलते हैं उसको हम बोलते हैं टेंस स्टेट या फिर टी स्टेट। ऑन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है तब क्या होता है, जब ऑक्सीजन बाइंड हो गई थी तो जो आयरन था वो लो स्पिन में चला गया था। अब लो स्पिन में चला गया था तो जो आयरन है वो कैविटी के अंदर आ जाता है, उसका जो साइज है वो घट जाता है, कैविटी में प्रेजेंट रहता है। जैसे हम बताया था, ये था ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये जो आयरन है कैविटी में आ जाएगा। ये जो प्रोटीन चेन है ये भी इसकी तरफ आएगी, यानी कि ये जो प्रोटीन चेन है ये भी नीचे की तरफ ये खिंच जाएगी आयरन की तरफ, ठीक है। अब खिंच जाएगी तो क्या होगा, या डिस्टर्बेंस होगी ना स्ट्रक्चर में। अब जो साल्ट ब्रिज है ना, ये इनके बीच में, सब यूनिट के बीच में ये टूट जाएंगे। अब ये जो सब यूनिट है ये थोड़ी थोड़ी अलग हो जाएंगी, बस थोड़ी ही अलग हुई, बाकी कहीं नहीं जाएंगी, रहेंगी साथ ही। बस थोड़ा है इनमें जो खिंचाव है वो कम हो गया। अब यहाँ जो स्ट्रेन था वो रिलीज हो गया है। अब तो यही लिखा है,
मतलब ऑक्सीजन ऐड होने के बाद क्या है, जो स्ट्रेन है वो रिलीज हो जाएगा रिंग को, और जो ऑक्सीफॉर्म है इसी को हम बोलते हैं रिलैक्स स्टेट, यानी कि अब जो इसका स्ट्रेन था वो रिलीज हो गया है। अब जो कोऑपरेटिव इफेक्ट सुनते हैं ना हम, वो इसी की वजह से आता है। अब क्या था, देखो, ड्यू टू स्लीपेज ऑफ आयरन इनटू कैविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ब्रेक एंड स्ट्रेन इज रिलीज्ड है। अब हम चलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट पर। अब क्या है, 4 सब यूनिट है, 4 सब यूनिट है। मान लो तुमने इसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो अब क्या है, इसके जो साल्ट ब्रिज हैं वो टूट जाएंगे ना, या रिलैक्स हो जाएगी। अब बची और सब यूनिट, इनको क्या लगेगा, इसका तो स्ट्रेन रिलीज हो गया, अब रिलीज तो ये भी करना चाहती हैं, अब ये भी जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करना चाहेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम कोऑपरेटिव इफेक्ट। यानी कि स्टार्टिंग में एक ही सब यूनिट के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हुआ था, इसका जो स्ट्रेन है वो रिलीज हो गया, अब यह कंफर्ट जोन में आ गई। अब जो और सब यूनिट है वो भी अपना स्ट्रेन रिलीज करना चाहेंगी, तो ये भी जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन को बाइंड करेंगी, इसी को बोलते हैं हम कोऑपरेटिव इफेक्ट। फिनोमिना ऑफ where addition of O2 to one heme subunit encourage addition of the O2 molecule to other heme subunit is known as cooperative effect। यानी कि शुरू में तो एक ने ही ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया था, उसने दूसरों को कहा कि भाई तुम भी कर लो ऑक्सीजन अटैच, तुम्हारा भी स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। मायोग्लोबिन में ऐसा कुछ नहीं होता, मायोग्लोबिन में तो सिर्फ एक सब यूनिट होती है, उसमें कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता, जब कई सब यूनिट आ जाएं तब होता कोऑपरेटिव इफेक्ट। अब है ये दिखा रखा है रिएक्शन, कोऑपरेटिव इफेक्ट को हमने रिएक्शन की फॉर्म में दर्शा रखा है। अब हीमोग्लोबिन है, इसने सबसे पहले एक मोलिक्यूल लिया, एक अटैच हो गया, जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था। अब जो एक सब यूनिट है उसका स्ट्रेन रिलीज हो गया, ठीक है। अब और हीम सब यूनिट भी सोचेंगी कि हमारा भी हो जाए, तो वो जो दूसरा मोलिक्यूल है वो बहुत जल्दी से अटैच होगा। अब सारी सब यूनिट अपना स्ट्रेन रिलीज करना चाहती हैं, यह बहुत फास्ट होगा, यानी कि K2 K3 K4, यानी कि K2 क्या है, K2 K1 से बड़ा हो गया। अब K2 बड़ा क्यों हुआ, K2 कोऑपरेटिव इफेक्ट की वजह से बड़ा हुआ। अब एक सब यूनिट को पता चल गया स्ट्रेन रिलीज होता है ऑक्सीजन बाइंड करने से, सभी करेंगे जल्दी जल्दी से, तो K2 बड़ा होता है। अब दो ने ऑक्सीजन ले ली तो तीसरी भी सोचेगी मैं भी जल्दी से ले लूँ ऑक्सीजन, तो K3 और भी बड़ा हो गया। अब जो 3 मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद एक सब यूनिट रह गई, वो क्यों पीछे रहेगी, वो तो और जल्दी से लेगी अपना स्ट्रेन रिलीज करने के लिए। तो इस तरह जो इक्विलिब्रिया कांस्टेंट होती हैं वो इस ऑर्डर में होती हैं, K4 सबसे लार्ज, K3 K2 K1, और इसकी वजह है कोऑपरेटिव इफेक्ट। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक में या फिर कोऑर्डिनेशन में, उनमें उल्टा होता है। उनमें क्या सुना हमने, K1 सबसे बड़ा और K4 सबसे छोटा, ऐसा या नहीं है या उल्टा है, याद रखना है ये। अब है हीमेटिन। अब हीमोग्लोबिन पूरा हो गया, लेकिन एक कंसेप्ट है हीमेटिन का। हीमेटिन को हम डेड ब्लड बोलते हैं, इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्राउन, डेड ब्लड डार्क ब्राउन। अब क्या है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है उंगली की या फिर कहीं और कुछ चोट लगी, तो जो ब्लड आता है वो पहले तो होता है रेड, लेकिन थोड़ी बार में क्या होता है वो डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हीमेटिन, वो डेड ब्लड होता है। अब डेड ब्लड कैसे बनता है, ये देखो, ये यहाँ एक सब यूनिट दर्शाई गई है, आयरन है, पोरफायरिन रिंग है, और ये प्रोटीन चेन है। प्रोटीन चेन का मैंने क्या कहा था, ये एक पॉकेट सी बना ली थी, ये पूरी प्रोटीन चेन है, इसने एक पॉकेट बना ली है। 3D में तो दर्शा नहीं सकते, 2D में दिखाया गया है। अब प्रोटीन चेन के पास क्या होता है, पोलर ग्रुप भी होता है और नॉन पोलर भी। पोलर में तो कौन से आएंगे, NH3 पॉजिटिव, CO माइनस है, S माइनस होगा। सिस्टीन जो अमीनो एसिड होता है उसमें सल्फर है, इसलिए S माइनस दिखाया गया। और नॉन पोलर में क्या होगा, R ग्रुप होगा, CH3 ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप, या फिर कोई और एल्काइल ग्रुप होता है।
अब ये प्रोटीन चेन किस तरह अरेंज होती है, इस तरह अरेंज होती है कि जो इसके पोलर ग्रुप हो तो बाहर की साइड आ जाएं और जो नॉन पोलर है वो अंदर रह जाएं। ये जो अंदर वाली पॉकेट है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को आने नहीं देगी। अब कोई H2O प्रेजेंट होगा बाहर तो H2O तो यही इन्हीं के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, अंदर नहीं घुस पाएगा पॉकेट में। तो अब यही दिखाया है, ये तो हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर है और अंदर वाला हाइड्रोफोबिक इंटीरियर है। अगर हम इसमें HCl या फिर एसीटोन डाल दें तो ये जो प्रोटीन चेन है ये हट जाती है इससे। जो प्रोटीन चेन है वो मतलब उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड हो जाते हैं वो टूट जाते हैं एसिडिक मीडिया में। तो अगर हम इसमें हीमोग्लोबिन में HCl या फिर एसीटोन डाल दें तो ये जो प्रोटीन चेन है ये अमीनो एसिड में टूट जाती है और सिर्फ ये हेम यूनिट यानी कि ये रह जाती है बस। देखो ये दिखाया गया, आयरन रह जाएगा और इसके साथ एक पोरफायरिन लिगेंड लगा रह जाएगा, बस इसी को बोलते हैं हेम ग्रुप। और जो प्रोटीन चेन है वो अपने अमीनो एसिड में टूट जाएगी, चली जाएगी कहीं, इसको ये हेम ग्रुप फ्री रह गया। अब क्या है, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट हो गया, फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ मिलकर एक म्यू ऑक्सोडाइमर बना लेगा, यानी कि ऑक्सीजन बीच में। और अब क्या है, अब सारी हेम ग्रुप फ्री हो गए हैं। हेम ग्रुप यहाँ भी है, एक यहाँ भी होगा, बहुत सारे हो गए। सारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीमेटिन बना लेंगे। बीच में तो ऑक्सीजन है, म्यू इसलिए लगाया गया है, 2 मेटल के साथ अटैच है। और जो आयरन है पहले +2 में रहती थी हमेशा, अब +3 में रहेगी और हाई स्पिन होगी, इसको बोलते हैं हीमेटिन। अब क्या है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। एक बार ये हीमेटिन बन गया ना, ये इजीली से टूटता नहीं है, बन गया तो बन गया बस। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहा। तो ये जो प्रोटीन चेन है इसका यही काम होता है, ये हीमेटिन बनने से प्रिवेंट करती है। ये जो बाहर सिस्टम में H2 प्रेजेंट होता है उसको अंदर नहीं घुसने देगी। तो यही लिखा गया, हीमेटिन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है, आयरन वो +3 में प्रेजेंट है, हाई स्पिन है। रोल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यही कि बताया, ये ऑक्सीडेशन होने से बचाएगी। जो मायोग्लोबिन होगा उसमें भी बचाएगी, हीमोग्लोबिन में बचाएगी। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन पूरा होता हुआ, अब देखते हैं मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है, इसमें सिर्फ एक सब यूनिट प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन में 4 थी, यहाँ सिर्फ 1 होगी, इसलिए लिखा गया मायोग्लोबिन हैज ओनली 1 हेम यूनिट। एक हेम यूनिट है तो कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होगा। इसका काम है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स टिश्यूज, यानी कि मायोग्लोबिन कहाँ मिलेगा, मसल्स टिश्यूज के अंदर मिलेगा। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लाएगा उसको यह उठा लेगा। इट कैन बाइंड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 एट वन टाइम, यह सिर्फ एक मॉलिक्यूल बाइंड करता था अपने साथ, एक हेम यूनिट है। जितनी हेम यूनिट होती हैं उतने ही O2 मॉलिक्यूल बाइंड करवा सकते हैं, एक है तो एक होगा। इट हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड बाइंड स्ट्रॉन्गली देन हीमोग्लोबिन, इसकी जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो ज़्यादा होती है। और मायोग्लोबिन स्टेबल भी होता है। स्टेबिलिटी का क्या कारण है, स्टेबिलिटी का कारण है यह, एक तो हीमेटिन नहीं बना पाएगा आसानी से, यही है मेन रीजन। तो अब जो मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन के बराबर होता है, यानी कि एक ही सब यूनिट मिलेगी। अब वही फिर हेम यूनिट में क्या होगा, आयरन पोरफायरिन और एक प्रोटीन चेन होगी, उसमें 153 अमीनो एसिड होते हैं। लोकेशन है मसल टिश्यूज। इसकी भी 2 फॉर्म होती हैं, डीऑक्सीफॉर्म, ऑक्सीफॉर्म। डीऑक्सीफॉर्म में क्या है, पोरफायरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन अटैच होते हैं और एक हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के साथ ये क्या है, पूरी प्रोटीन चेन है। जो प्रोटीन चेन होती है उसका जो आखिरी अमीनो एसिड होता है वो हिस्टिडीन होता है। यहाँ कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं है। अब वही फिर +2 में प्रेजेंट है, हाई स्पिन है। इसका जो लोन पेयर प्रेजेंट है DX² - Y² में, और नाइट्रोजन के लोन पेयर के बीच रिपल्शन होगा, तो आयरन प्लेन में न रहकर थोड़ा ऊपर रहेगा। अब ऑक्सीफॉर्म में क्या, ऑक्सीजन फॉर्म में O2 अटैच हो जाएगी। जो ओवरऑल लिगेंड का जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑक्सीजन तो खैर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन ऐड होने के बाद जो ओवरऑल लिगेंड्स का फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग है, तो लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आयरन है वो पहले कैविटी से बाहर था, अब नीचे आ जाएगा।
अब क्या है, यह रिएक्शन है, हीमोग्लोबिन लेकर आएगा मसल्स टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन मायोग्लोबिन ले लेगा, इसके 4 मॉलिक्यूल चाहिएंगे, इसका एक ही काम चल जाएगा। तो ये रिएक्शन है। अब देखते हैं फिजियोलॉजी, यानी कि कैसे कैसे रिएक्शन होती, क्या कुछ होता है, थोड़ा बचा है बस। अब क्या है, हीमोग्लोबिन हैज रिलेटिवली हाई एफिनिटी। देखो मैंने क्या बताया था कि जो मायोग्लोबिन है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, लेकिन वो होती है जब प्रेशर लो प्रेशर पर। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या है, लंग्स के अंदर है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा। अब क्या है, अगर प्रेशर हाई होगा ऑक्सीजन का तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होगी, अगर लो प्रेशर होगा तो मायोग्लोबिन की। अब ये लिख रखा, पढ़ लेना, ठीक है। अब लंग्स के अंदर देखो, लंग्स के अंदर किसका प्रेशर ज़्यादा, ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन इसको फटाफट उठा लेगा, 4 मॉलिक्यूल बाइंड कर लेगा एक साथ ही। अब फिर ये तो है नहीं कि इनको ले ही रखिएगा, किसी को तो देगा। अब ये किसके पास जाता है, मसल्स सेल्स के अंदर जाता है। अब क्या मसल्स में क्या होता है, हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, CO2 गैस रिलीज होगी। यानी कि मसल्स के अंदर किसका प्रेशर ज़्यादा होता है, CO2 का ज़्यादा होता है। अब मसल्स के अंदर आ गया हीमोग्लोबिन तो फंस गया। फंस कैसे गया, अब यहाँ CO2 का प्रेशर ज़्यादा और ऑक्सीजन का कम है, तो ये जो हीमोग्लोबिन ने ये 4 मॉलिक्यूल उठाए थे अब ये इनको छोड़ देगा। ये रिएक्शन है, 4 मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। मसल्स के अंदर ये रिएक्शन होती है। अब ये यहाँ रिएक्शन की फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाया, मायोग्लोबिन के लिए दिखाया गया है। अब क्या है, ये दिखाया गया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की। अब हीमोग्लोबिन के लिए लिखेंगे, हीमोग्लोबिन है 4 ऑटो मॉलिक्यूल है, यह है ओसी हीमोग्लोबिन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। यहाँ 4 नहीं लिखा गया, यहाँ n लिखा गया है। वैसे तो क्या होता है, जो कोफिशिएंट रिएक्टेंट का होता है वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ n लिखा गया है। n को हम बोलते हैं हिल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो हीमोग्लोबिन के लिए होती है वो 2.8। इट इंडिकेट कोऑपरेटिव इफेक्ट, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो वहाँ कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ मायोग्लोबिन के केस में यहाँ क्या है 1 वैल्यू n की, यहाँ क्या है 2.8 है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है उतना ही कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करता है कोई भी मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन के लिए 2.8 है। अगर 1 से बड़ी है तो कोऑपरेटिव इफेक्ट होगा थोड़ा बहुत, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना कोऑपरेटिव इफेक्ट होगा। अब है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है, मैंने ऊपर क्या बताया था, जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो किसकी टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, मायोग्लोबिन की। ये दिखा रखा। अब क्या है, इस साइड ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ है परसेंटेज सेचुरेशन विद O2, यानी कि किसने कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को उठाया। इस साइड ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब क्या है, ये है लो प्रेशर की रेंज है। लो प्रेशर की रेंज में किसकी ज़्यादा एफिनिटी, मायोग्लोबिन की। तो मायोग्लोबिन का ग्राफ देखो, ये तो है हीमोग्लोबिन का और ये है मायोग्लोबिन का। तो मायोग्लोबिन का ग्राफ ऊपर है, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन का प्रेशर फिक्स कर दें, जैसे ये फिक्स कर दिया, मान लो ये 5 mm है, ठीक है, 5 mmHg है, तो इस प्रेशर पर हम अगर दोनों ही टेंडेंसी देखें तो देख हीमोग्लोबिन में ये बस इतना ही सेचुरेशन हुआ, यानी कि हम इसको 20 मान लेते हैं। और मायोग्लोबिन में कितना परसेंट सेचुरेशन हुआ, मान लो यहाँ है 60%। तो देखो लो प्रेशर है, किसकी टेंडेंसी ज़्यादा, मायोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की कम। अब बढ़ाते हैं प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है हीमोग्लोबिन की बढ़ती जाती है, लेकिन मायोग्लोबिन की फिक्स है, या तो लो पर ज़्यादा बाइंड करेगा। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसकी भी इंक्रीज होगी। हाई प्रेशर पर लगभग दोनों की सेम सी हो जाती है, लेकिन बात तो लो की होती है। लो में मायोग्लोबिन की ज़्यादा दिखानी है। ये हो गया। अब क्या होता है, ये जो n की वैल्यू 2.8 है,
किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। इसलिए इसका जो ग्राफ है सिग्मोइडल है। सिग्मोइडल देखो ये शेप बन रहा है, इस एन की वैल्यू की वजह से है। अगर ये 1 होती तो ऐसा ग्राफ होता। मायोग्लोबिन का क्या है? हाइपरबोला। मायोग्लोबिन के लिए वैल्यू यहाँ 1 है, 1 होगी तो हाइपरबोलिक आएगा। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उतना ही सिग्मोइडल कर्व हो जाता है, होता जाएगा। अब ये एक लाइन और बना रखी है, ये क्या है? ये दोनों हीमोग्लोबिन के ग्राफ हैं। ये तो है जब pH 7.6 हो सिस्टम के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर, और pH 6.8 है जब ये ग्राफ है। यानी कि क्या है, जैसे ही हमने pH घटाई यानी कि एसिडिक मीडिया किया तो इसकी टेंडेंसी घट गई बाइंड करने की। अब एसिडिक मीडिया क्या है? अब जो CO2 गैस क्या होती है? एसिडिक होती है ना। ये एसिडिक का कैसे पता चलता है हमें? जब ये H2O के साथ बाइंड करती है तो ये एसिड बना लेती है, H2CO3। यह एक एसिड है, ठीक है। अब क्या होता है, मसल्स के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? CO2 की है। CO2 की है तो वहाँ कौन सा मीडिया है? एसिडिक मीडिया है। तो क्या बताया कि एसिडिक मीडिया में तो बाइंड नहीं करेगा, टेंडेंसी घटेगी। तो मसल्स के अंदर जो pH है वो तो कम होती है। वैसे लंग्स या फिर और ह्यूमन बॉडी उसके अंदर 7.6 रहेगी। मसल्स के अंदर CO2 जनरेट होने के कारण एसिडिक मीडिया है, हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी घट जाती है। तो ये देखो, इसी को बोलते हैं हम बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट हेल्पफुल है, इसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को छोड़ पाता मसल्स के अंदर। अगर यह बोर इफेक्ट नहीं होता तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को परमानेंटली बाइंड कर लेता। अब बोर इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, इसकी टेंडेंसी डिपेंड करती है pH पर, तो यह ऑक्सीजन को छोड़ पाता है। तो यही है बोर इफेक्ट। ये तीनों, ये मतलब ये एक बार ग्राफ समझ में आ गया तो समझो कि आपको ऊपर वाला सब समझ आ गया। ये याद रखना है, अगर pH कम हो गई तो इसकी टेंडेंसी घट जाती है। अब यही लिखा गया बोर इफेक्ट। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 डिक्रीज विद डिक्रीज इन pH। मसल्स के अंदर pH डिक्रीज हो जाती है CO2 की वजह से, इसलिए हीमोग्लोबिन O2 मॉलिक्यूल को छोड़ देता है और उसको मायोग्लोबिन ले लेता है। मायोग्लोबिन की तो खास बात यही है कि जब ऑक्सीजन का लो प्रेशर होगा तो वो ऑक्सीजन को जल्दी से उठा लेगा, और मसल्स के अंदर तो O2 कम है। ये लिखा गया मसल्स टिश्यूज के अंदर हाई प्रेशर ऑफ CO2, लो pH एंड लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। इन दिस वे लो पार्शियल प्रेशर इन मसल्स टिश्यूज हेल्प इन द डीअटैचमेंट ऑफ O2 मॉलिक्यूल फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब यहाँ तो हो गया, ये ऑक्सीजन को तो ले आया, अब CO2 गैस बनी है उसको भी तो बाहर ले जाना है, वो क्या मसल्स के अंदर ही रहेगी? तो CO2 कैसे जाती है? CO2 को बाहर निकालना है, इसको कैसे भी करके लंग्स तक पहुँचाना पड़ेगा। अब CO2 मेनली 2 वे में जाती है। एक तो वो वापिस से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेती है, या फिर सोल्यूबल फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट आयन। अब क्या है, जो 10 से 15% CO2 है वो तो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, या फिर यह बाइकार्बोनेट आयन, यह सोल्यूबल होता है, इस फॉर्म में जा सकती है। अब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में सुना होगा। यह क्या करता है, मसल्स के अंदर CO2 जनरेट हुई है, वाटर भी प्रेजेंट होगा, इसकी प्रेजेंस में यह एसिड बना लेगी। अब एसिड क्या है, एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट आयन। यह जो आयन है यह सोल्यूबल है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है सारी रिवर्सिबल होती हैं, जो पीछे पड़ी ऑक्सीजन का बाइंड करना CO2 का, सारी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तभी तो हम जी पा रहे हैं, अगर रिवर्सिबल ना होती हम तो जीते ही नहीं। अब क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सोल्यूबल है, ये तो ब्लड में चला जाएगा। अब रह गया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को तो कोई तो लेने वाला हो, ऐसे नहीं छोड़ सकते हम मीडियम में, अगर छोड़ दिया तो जो सारी सेल है वो एसिडिक हो जाएगी, सेल का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इस H पॉजिटिव को कौन उठाता है, इसको हीमोग्लोबिन उठाता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या है, जो स्टीरीन अमीनो एसिड था उसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट थी, और इमिडाजोल रिंग के जो नाइट्रोजन है वो H पॉजिटिव को उठा लेते हैं, ठीक है। ये एक तो इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। अब क्या है, लंग्स के अंदर
लंग्स के अंदर ठीक है, जो हीमोग्लोबिन एच पॉजिटिव लिए थे उनको मतलब साथ में तो नहीं रखिएगा, छोड़ेगा। जब यह और O2 मॉलिक्यूल बाइंड करेगा लंग्स के अंदर तब इन एच पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। अब एच पॉजिटिव यहाँ फिर आ गए, इनको भी तो कोई उठाने वाला चाहिए। इनको कौन लेता है? जो बाइकार्बोनेट, जो ब्लड में क्या है, ब्लड में तो ये जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ब्लड में बाइकार्बोनेट था। अब जो बाइकार्बोनेट आया है सोल्यूबल फॉर्म में वो CO2 गैस की फॉर्म में बाहर जाएगा। बाइकार्बोनेट को CO2 में बदलने के लिए पहले एच पॉजिटिव कौन सा? यही है। ये तो बस वैसे ही मज़ा ले रहा है, फ्री में एक बार उसके साथ अटैच होता है, एक बार उसके साथ। लास्ट में क्या, बाइकार्बोनेट एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में H2O प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी। यहाँ भी जो कार्बोनिक नाइट्रेज है वो कैरी करवाता रिएक्शन को। अब ये तो क्या थी, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ऑक्सीजन का जाना, मतलब ये इसकी फॉर्म में जाएगी। 10 से 15% CO2 की इसकी फॉर्म में जाएगी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी कि अब जो CO2 है वो डायरेक्ट बाइंड करेगी इसके साथ, कोई एसिड नहीं बनाएगी। अब NH2 ग्रुप होता है पेप्टाइड चेन में, NH2 ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर भी है, इस पर अटैक करेगी तो ये बना लेगी। तो इस तरह जो CO2 रिलीज हुई थी वो भी वापस चली जाती है। इस तरह यहाँ पूरा होता है। अब पॉइजनिंग इफेक्ट, ये तो छोटा सा ही है। अब जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन एक हार्ड लिगेंड है और जो आयरन +2 में वो सॉफ्ट है। अब हमें पता है सॉफ्ट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड भी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हार्ड सॉफ्ट वीक होती है। अब जो साइनाइड लिगेंड है, CO है, NO है, PF3, ये सारे लिगेंड सॉफ्ट होते हैं। ये सिस्टम में प्रेजेंट तो होती हैं थोड़ी बहुत अमाउंट में, या फिर हम कहीं वैसे इन्वायरमेंट में चले गए, ऑक्सीजन की कमी है, CO गैस ज़्यादा है वहाँ, या फिर कोई और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है वहाँ ऑक्सीजन तो होगी कम और ये गैसेज ज़्यादा होंगी। ये सॉफ्ट हैं और आयरन भी सॉफ्ट है। सॉफ्ट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए जहाँ ये हैं तो वहाँ ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, ये सारे लिगेंड बाइंड कर जाएंगे आयरन के साथ। एक बार बाइंड कर गए तो बस कर गए, अब वहाँ ऑक्सीजन किसी भी तरह अटैच नहीं कर पाएंगे हम। तो ऑक्सीजन की जो कमी हो जाएगी बॉडी में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्फाइजिया, यानी कि हमें घुटन महसूस होने लगेगी। तो इस तरह हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पूरा होता हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, कोई बात नहीं, पर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।